हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। जब भी कोई मार्केट डिस्काउंट्स के बारे में बात करता है या अंडर वैल्यूड एसेट्स के बारे में बात करता है तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आज अगर मैंने किसी एसेट को खरीदा तो कल से उसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो ये मास रिटेल माइंडसेट होता है जिसको आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें जनरली मार्केट में स्मार्ट मनी बुलाया जाता है, वो अगर किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 साल 2 साल या 3 साल वेट करते हैं, उसके बाद उनके रिटर्न्स बनते हैं और तब जाके वो प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हो तो ये कोई सुपर डुपर हाई फंडा वाला नॉलेज तो है नहीं। ये नॉलेज तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी माइंडसेट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो माइंडसेट में ये बड़ा डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि जो जनरल रिटेल पब्लिक होती है वो प्राइस देख के इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी कोई प्राइस देख के इन्वेस्ट करता है तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आज उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा तो कल वो स्टॉक बढ़ गया या परसों बढ़ गया या तीसरे दिन पे बढ़ गया, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर रिटर्न्स बनते हैं तो बहुत छोटे रिटर्न्स बनते हैं। और ऐसे बड़े हुए प्राइस पे जब कोई खरीदता है और वहां से प्राइस अगर रिकवर होता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होने लगता है, तो वहां से लॉसेस भी बड़े होने के चांसेस होते हैं। यानी आज अगर किसी ने खरीदा तो कल परसों 3 दिन में रिटर्न्स बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पर अपसाइड बहुत ही लिमिटेड होता है और डाउनसाइड का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। और इसी रीजन की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स आर यूज्ड टू दिस माइंडसेट कि आज मैंने खरीदा तो कल ही मेरा स्टॉक भागना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पिटे हुए सेक्टर्स को, पिटे हुए स्टॉक्स को या ऐसे कंपनीज को ढूंढेंगे जिनका जो ग्रोथ है वो पी रेशो में अभी फैक्टर्ड इन नहीं हुआ है। यानी वो वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हैं। और वैल्यू देख के इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, प्राइस इमीडिएटली नहीं बढ़ता है। क्योंकि अगर आप किसी पिटे हुए सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो और पिटे हुए सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर हो सकता है मे बी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप किसी भी तरीके का रिटर्न ना देखो, बल्कि ये भी हो सकता है कि वहां पर आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10%, 15% या 20% नेगेटिव में भी चला जाए। लेकिन जब उन्हीं पिटे हुए सेक्टर्स में रिकवरी आता है तब वही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स या गिरे हुए स्टॉक्स बहुत बढ़िया रिटर्न्स इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को डिलीवर करते हैं। और इसीलिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो इमीडिएटली रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करते। वो पेशेंटली 1 साल 2 साल या 3 साल वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदेंगे या पिटे हुए स्टॉक्स को खरीदेंगे और वहां पर अगर वो 1 2 3 साल वेट करेंगे तो वहां पर डाउनसाइड रिस्क ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा और जो अपसाइड है या गेन्स के पॉसिबिलिटीज है, जो बड़ा प्रॉफिट कमाने का जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी रीजन की वजह से जो स्मार्ट मनी होता है वो वैल्यू देख के इन्वेस्ट करता है और वो रिटर्न्स इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करता है। एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ माइंडसेट ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर एंड अ माइंडसेट ऑफ अ स्मार्ट इन्वेस्टर और अ बिग इन्वेस्टर। एंड ऑफ कोर्स ऐसे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो फोकस होता है वो मल्टीपल सेक्टर्स पे या मल्टीपल एसेट्स पे हो सकता है जो प्रेजेंटली अंडर वैल्यूड हो या प्रेजेंटली पिट रहे हो। और ऐसे जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स है या एसेट्स है उसके बारे में मैं रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता रहता हूँ और बहुत बार मैं लाइव आके वहां पर सिखाता भी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अगर आप चाहे तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो प्रेजेंटली अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हो रहा है और पब्लिक जो शेयर बेच रहा है उसको बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जहां पर पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स का होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज हम किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस है, इवन दो वी आर सेबी रजिस्टर्ड RA, बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अभी हम जो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। और इस कंपनी का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में इसमें अबाउट 25% का गिरावट हुआ है या करेक्शन हुआ है। और अभी यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इस कंपनी में और भी ज्यादा गिरावट होने के चांसेस है। और ये गिरावट और भी ज्यादा क्यों हो सकता है, इसके पीछे रीजंस क्या है, हम उन रीजंस को भी वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस कंपनी का जो IPO है वो दिसंबर 2024 के आसपास आया था। और जनरली IPOs के टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें प्रॉफिट्स बुक करना होता है और इसीलिए IPO लाने से पहले बहुत ज्यादा हो हल्ला किया जाता है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को यह लगने लगता है कि अगर आज मैं नहीं खरीदूंगा तो मे बी शायद ये स्टॉक मुझे कभी नहीं मिलेगा। और उसी चक्कर में क्या होता है, अगर कंपनी अच्छी भी हो तो उसका IPO जो है वो एक बहुत ही बड़े वैल्यूएशन पे आ जाता है। इवन दो द कंपनी इज गुड, इन्वेस्टर्स पे फार मोर हायर प्राइस
टू बाय दैट पर्टिकुलर क्वालिटी स्टॉक। लेकिन मार्केट में आपको यह समझना जरूरी है कि सोने की भी एक भाव होती है, चांदी की भी एक भाव होती है और हीरे का भी एक भाव होता है। और अगर आप किसी भी क्वालिटी चीज को किसी भी दाम पे खरीदोगे तो वहां पर आपके पैसे नहीं बनेंगे। चाहे हीरा हो, जमीन हो, सोना हो या स्टॉक्स हो, अगर आप वैल्यू से ज्यादा भाव पे खरीदोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू से कम भाव पे खरीदोगे आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। और इसीलिए जब भी मैं आईपीओ का हो हल्ला सुनता हूं तो हमेशा मैं ये बताता हूं कि आईपीओ कंपनीज के शादी की तरह होता है। उस दिन, शादी के दिन, कंपनीज वांट टू शो देयर बेस्ट फेस या दे वांट टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जिस तरीके से शादियों में भी अगर आप 1-2 साल वेट करोगे तो आपको पता चल जाता है ना कि शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वैसे ही 1-2 साल अगर आप वेट करोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन टिकेगा या नहीं टिकेगा। क्योंकि 1 साल के अंदर यह दिखना शुरू हो जाता है कि जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, क्या उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या कंपनी के पास ग्रोथ कैपेबिलिटीज है या नहीं। और विशाल मेगा मार्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत हो हल्ला के साथ, बहुत ही हाइप के साथ आईपीओ आया था और वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। लोगों को लग रहा था कि इस कंपनी का जो 120-130 का जो पी वैल्यूएशन है, कंपनी उसे अपने ग्रोथ के साथ जस्टिफाई करेगी। बट फाइनली द स्टॉक इज कैचिंग अप विद द रियलिटी और इन्वेस्टर्स को भी एक रियलिटी चेक मिल रहा है कि कंपनी अच्छी जरूर है, कंपनी में क्वालिटी जरूर है, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ही महंगे दाम पे खरीद लिया है। क्योंकि अगर आप आईपीओ के बाद विशाल मेगा मार्ट का पी रेशो देखोगे तो एक टाइम पे इसका पी रेशो 145 तक भी चला गया था और अभी फाइनली इसका जो पी रेशो है वो अबाउट 70 के आसपास है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 71 के आसपास इसका अभी का प्रेजेंट पी रेशो है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो पी रेशो है, इट सीम्स स्टिल ओवर वैल्यूड फॉर सम ऑफ द इन्वेस्टर्स। और उसके भी रीजंस है। पहला रीजन ये है कि जो इंडस्ट्री पी है वो अबाउट 39-40 के आसपास है, यानी अभी भी कंपनी का जो पी रेशो है वो इंडस्ट्री के पी रेशो के कंपैरिजन में बहुत ही ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स कुछ डोमिनेंट प्लेयर्स है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन पावर है या ब्रांड वैल्यू है, तो हाँ, हो सकता है वो एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करे। लेकिन ऐसे हायर वैल्यूएशंस को सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ भी चाहिए होता है और वो ग्रोथ अभी उतना एविडेंटली दिख नहीं रहा है। एंड फॉर दैट रीजन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये भी मानते हैं कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और भी ज्यादा करेक्शन हो सकता है या और भी ज्यादा गिरावट हो सकता है। और रिसेंटली ये होता हुआ भी दिखा जब विशाल मेगा मार्ट का क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो स्टॉक जो है वो उसी दिन 5% नीचे गिर गया। और यहां पर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स उतने खराब भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 3136 करोड़ का सेल्स हुआ था और अभी दिसंबर 2025 में ये सेल्स बढ़ के 3670 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2024 में अबाउट 263 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी अबाउट प्रॉफिट्स 313 करोड़ के आसपास है। यानी यहां पर सेल्स एंड प्रॉफिट्स में जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है? क्योंकि लोगों ने बुलेट ट्रेन का जो टिकट है उसको बहुत महंगा खरीदा और वो बुलेट ट्रेन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे 5000 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ना चाहिए। लेकिन बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स क्या हो रहे हैं, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इवन दो 500 किलोमीटर का जो स्पीड है वो कम नहीं है, बहुत ही अच्छी स्पीड है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने बहुत महंगा खरीदा है, जिसकी वजह से उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और अभी ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स क्या हो रहे हैं, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और यहाँ पर और भी चीजें हैं जो आईपीओ के हाइप के टाइम पे लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन जब प्राइस गिर रहा है तो अभी ये प्रॉब्लम्स उनको दिखना शुरू हो रहा है। जैसे कि कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जिसको SSSG भी बोला जाता है, वो अबाउट 9.6% के आसपास हो गया है। और उसके अलावा कंपनी में ये भी बोला जा रहा है कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड स्टोर एडिशन हो रहा है और कस्टमर्स जो है वो कन्वीनियंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कन्वीनियंस यानी अभी ये जो क्विक कॉमर्स आ गया है ना, ब्लिंकिट आ गया है, ज़ेप्टो आ गया है, उसकी तरफ कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन रीजंस की वजह से अभी ये बोला जा रहा है कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ हो सकता है। बट यहाँ पर फनी चीज ये है ना कि अभी ये जो क्विक कॉमर्स का जो डोमिनेंस है वो अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 1 साल पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा था और डीमार्ट जैसे जो डोमिनेंट कंपनीज है उनका जो प्रोस्पेक्ट है, क्विक कॉमर्स की वजह से उनका प्रोस्पेक्ट भी डिस्काउंट हो रहा था। बट द प्रॉब्लम इज, जब आईपीओ का हाइप चलता है, आईपीओ का मार्केटिंग होता है और हर दिन प्राइस बढ़ रहा होता है, उस टाइम लोगों को ये फंडामेंटल रिस्क नहीं दिखते हैं। जब मार पड़ता है, जब स्टॉक मुंह के बल नीचे गिरता है, पोर्टफोलियो रेड में जाता है, नुकसान होता है, तब जाके इन्वेस्टर्स का जो दिमाग है वो हाइप से नीचे आता है और दिमाग ठिकाने पे आता है। तब ऐसे जो रेड फ्लैग्स है तब वो दिखने शुरू हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि अगर स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा और बहुत कम होगा तो विशाल मेगा मार्ट इज स्टिल अ वेरी वेरी क्वालिटी कंपनी। तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से अभी विशाल मेगा मार्ट के स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रहा है। और उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो टेक्निकल है और टेक्निकल रीजन को समझने के लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस करना होगा और ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को चार्ट पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है
और प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो विशाल मेगा मार्ट का जो प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ गया है। और मार्केट में ये ब्रॉडर बिलीफ है कि जब भी प्राइस जो होता है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होता है तो उसको अप ट्रेंड माना जाता है, और प्राइस जब 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे जाता है तो उसको डाउन ट्रेंड माना जाता है। और अप ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक बुरी तरीके से गिरता है। और उसके अलावा ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उसका एक और खास बात ये होता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। अभी अगर जब प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो यहां से अगर प्राइस गिरता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट का काम करता है, प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जब नीचे गिरा 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन पे आया तो यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया, फिर से थोड़ा प्राइस बढ़ा, फिर से थोड़ा प्राइस गिरा, और फिर से इसी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन से सपोर्ट लेके फिर से प्राइस बाउंस बैक करता है। बट फाइनली क्या होता है, ये जो सपोर्ट है ये सस्टेन नहीं कर पाता है प्राइस, तो प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन से नीचे चला जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा गिरावट होता है। और अभी जब प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे चला गया है तो अभी यही सिलसिला आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देखोगे। यानी अभी मान लीजिए अगर प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है, प्राइस में रिकवरी होने लगता है और प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन तक पहुंचता है, तो यही 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन पहले जहां पर प्राइस को गिरने से रोक रहा था वही प्राइस अभी यहां से ऊपर जाने से रोका जाएगा। यानी अभी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी फिलहाल के लिए हमें यह देखना होगा कि प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन से नीचे आ चुका है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो यहां से और कितना गिरावट हो सकता है वो अभी हमें वेट करके वॉच करना होगा। और ये बात हमेशा याद में रखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अप ट्रेंड में बेचने की जल्दी नहीं करते और डाउन ट्रेंड में खरीदने की जल्दी नहीं करते। और प्रेजेंटली अगर आप विशाल मेगा मार्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटे अक्षरों में है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटली प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है कंपनी में कितना है, वो अबाउट 54.09% के आसपास है। एफआईएस का होल्डिंग 15.52% के आसपास है, डीआईएस का होल्डिंग 25.47% और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 4.92% के आसपास। और 2024 से अब तक अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगातार इस कंपनी में कम हुआ है। पहले 7.51% था, ये रिड्यूस होकर 6.2% हो गया, उसके बाद 5.61%, उसके बाद 5.8%, 0.8% और अभी 4.92% ये फिर से दिसंबर क्वार्टर में रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पर नीचे आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो भी हर क्वार्टर में यहाँ पर कम हुए हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर हर क्वार्टर में कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑफकोर्स सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा था और अभी दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जून से भी नीचे चला गया है। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हर क्वार्टर में रिड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयर्स जो है वो कुछ ही बड़े इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, यानी कम शेयर होल्डर्स ज्यादा शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर अगर पब्लिक ने बेचा है और प्रमोटर्स ने भी बीच में बेचा है ना, 74.55% था मार्च 2025 में, और अभी जून 2025 आते आते प्रमोटर्स का होल्डिंग 54.22% हो गया है। तो यहाँ पर खरीद कौन रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली खरीद रहे एफआईएस और डीएस। यहाँ पर अगर आप एफआईएस देखेंगे तो इनका होल्डिंग 6.5% से बढ़ के 15.52% हो गया है। और लास्ट 3 क्वार्टर्स में भी अगर आप देखेंगे या 4 क्वार्टर्स में भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो होल्डिंग है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और वही लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो डीआईएस है उन्होंने एक छोटा सा स्टेक बेचा है, जहां पर पहले उनका होल्डिंग 27.31% था, वो अभी थोड़ा सा रिड्यूस होकर 25.47% हो गया है। और हाँ, यहाँ पर एक सवाल जरूर आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पर अगर प्रमोटर्स ने बेचा है तो ये बुरी बात नहीं है। तो हाँ देखिए, अगर प्रमोटर्स ने बेचा है, अगर ये शेयर्स पब्लिक के पास जा रहे थे, इसको एफआईएस या डीआईएस नहीं खरीद रहे थे, तब हो सकता था यहाँ पर कोई रेड फ्लैग हो, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स के ऊपर शेयर्स को डंप किया जा रहा था। लेकिन अभी के टाइम में रिटेलर्स तक ये शेयर पहुंच ही नहीं रहे, बीच में एफआईएस डीआईएस दोनों ही इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी बेसिकली शेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के, प्रमोटर्स के हाथ से निकल के जो दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड से एफआईएस और डीआईएस है उनके हाथ में जा रहे हैं। और अभी प्राइस गिर रहा है लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक का होल्डिंग भी गिर रहा है, तो ये एक इंडिकेशन या हिंट ये भी दे सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के वैल्यू के ऊपर, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव है। और आईपीओ के हाइप के चलते जो वैल्यूएशन फ्रोथ बना था, जब वो फ्रोथ हट जाएगा तो मे भी हो सकता है कंपनी में फिर से हमें वैल्यू सपोर्टेड या फंडामेंटल सपोर्टेड ग्रोथ देखने को मिले। एंड ऑल्सो अगर आप कंपनी के बारे में और ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप जाके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप एटलीस्ट एआई की मदद से उस एनुअल रिपोर्ट का एक समरी जनरेट कर लीजिए, जिससे आप एटलीस्ट कंपनी के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो एआई की मदद से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके स्टॉक पिकिंग कैसे करना है उसके ऊपर हम इस संडे को
11 बजे एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर हम सीखेंगे कि एआई की मदद से स्टॉक पिकिंग हम कैसे कर सकते हैं और मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है और इस वर्कशॉप में रजिस्टर करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, हम वर्कशॉप में सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशन ही एक्सेप्ट करते हैं, सो यू कैन हरी अप एंड रजिस्टर नाउ। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। और आपको याद भी होगा जब जनवरी 2025 में आरबीआई ने पहला रेट कट किया था तो उस टाइम हमने L&T फाइनेंस को बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया था, क्योंकि जब रेट कट हुआ तो उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे था और इसी एडवांटेज के चलते कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी एक अच्छा खासा रैली हुआ, जहां पर स्टॉक का जो प्राइस है वो अबाउट 153% ऊपर चला गया सिंस जनवरी 2025 जब आरबीआई ने पहली बार रेट कट किया था। और अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक प्राइस में एक छोटा सा करेक्शन जरूर हुआ है, जहां पर स्टॉक का जो प्राइस है उसने अपने पीक से अबाउट 15% करेक्ट किया था और उसके बाद अभी स्टॉक प्राइस थोड़ा बढ़ा है, तो ये करेक्शन अभी अबाउट 12% के आसपास। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो क्लियरली 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, जिसकी वजह से ऑफिशियली स्टॉक का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम इस मूविंग एवरेज के लेंथ को कम करके 200 डेज के बदले अगर हम इसको 50 डेज करते हैं तो प्रेजेंटली स्टॉक का जो प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ चुका है। और यहां पर अगर हम एक और मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे 100 डेज का, तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं प्राइस गिरा है, तो प्राइस ने 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और यहां से बाउंस बैक किया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस भले ही यहां पर 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा हो, लेकिन फिलहाल के टाइम में जो 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। और ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी प्राइस क्या है, ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है इस रेजिस्टेंस के बीच में और ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है इस सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है। तो अभी ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्राइस अगर फिर से 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करता है, 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन को एज अ सपोर्ट यूज करता है, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। तो इसीलिए अगर प्राइस फिर से एक बार 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हो सकता है यहां पर इसका जो अप ट्रेंड रैली अभी तक चल रहा था वो अप ट्रेंड रैली फिर से रिज्यूम हो जाए। लेकिन वही अगर ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज लाइन का रेजिस्टेंस है अगर इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता है, यहां से अगर प्राइस फिर से रिवर्स करता है और ये जो अभी 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन का सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे चला जाता है, तब हो सकता है एक अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हो जाए। क्योंकि अगर इतना बड़ा रैली अभी तक हुआ है और अगर स्टॉक में गिरावट होता है तो वहां पर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकते हैं, और जब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते हैं, शेयर्स बेचते हैं, तो उस टाइम प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इन जनरल अगर आप मार्केट में देखते हैं तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उन्हें क्वालिटी स्टॉक्स में तब प्रॉब्लम नहीं दिखता है या तब रिस्क नहीं दिखता है जब प्राइस गिरा हुआ होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस गिर चुका है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, तो आगे प्राइस गिरने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से डाउनसाइड रिस्क वहां पर कम हो जाता है। लेकिन वही जब प्राइस अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है या वहां से अगर 10-15% के करेक्शन पे होता है, तब एक बहुत बड़ा डायलेमा वैल्यू इन्वेस्टर्स फेस करते हैं। क्योंकि यहां से अगर प्राइस गिरता है तो डेफिनेटली यहां पर डाउनसाइड रिस्क गिरे हुए प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर इतने बड़े रैली के बाद भी अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और यहां से एक और रैली ट्रिगर होता है तो वैल्यू इन्वेस्टर्स से ये बड़ा रैली छूट सकता है, वो एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड 90% ऑफ द टाइम जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही डायलेमा मार्केट में फेस करते हैं। और इसीलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखेंगे तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का जो ओपिनियन है वो क्लियरली 2 ग्रुप्स में बटा हुआ होता है। पहला ग्रुप ये मानता है कि स्टॉक जब गिरेगा, स्टॉक का प्राइस जब डिस्काउंटेड लेवल पे होगा तभी हम खरीदेंगे, क्योंकि जो डाउनसाइड रिस्क है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहां पर दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड नॉट टू रिग्रेट अगर इन केस उनका अंदाजा गलत हो जाता है और यहां से स्टॉक बाउंस करके एक बहुत बड़ा रैली हो जाता है और वो रैली उनसे मिस हो जाता है, तो दे विल नॉट रिग्रेट। एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रुप है वैल्यू इन्वेस्टर्स का, वो ये सोचते हैं कि अगर यहां से अगर स्टॉक गिरता है, स्टॉक में करेक्शन होता है, मान लो स्टॉक अगर 20% गिरता है, 30 या 40% जो भी गिरता है, उस टाइम पीरियड में दे आर रेडी टू होल्ड द स्टॉक, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी जो है वो एक क्वालिटी कंपनी है। आज अगर इसका प्राइस गिरा है तो हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से वो इसी प्राइस लेवल पे आ जाए और यहां से एक अच्छा रिटर्न भी डिलीवर कर दे। एंड ऑफ कोर्स यहां पर डेफिनेटली दे विल मिस आउट ऑन द रिटर्न्स जो उन्हें लोअर प्राइस पे खरीदने से मिल सकता था, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इस डाउनसाइड रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो लोअर प्राइस पे खरीदने से जो रिटर्न्स मिल सकता है उस लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी को रिग्रेट ना करने के लिए। लेकिन अगर ये रिस्क मैनिफेस्ट नहीं होता है, बल्कि यहां पर करेक्शन होने के बदले अगर फिर से रीबाउंस हो के स्टॉक अगर एक और रैली ट्रिगर हो जाता है,
तो वो रैली उनसे मिस नहीं होना चाहिए। उस लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी को वो मिस करने के लिए रेडी नहीं होते, एंड फॉर दैट रीजन दे टेक दैट रिस्क एंड दे बेट ऑन द रिवॉर्ड। एंड ऑन द अदर हैंड जो मच सेफर वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क बट दे आर रेडी टू मिस द रिवॉर्ड दे कैन गेट फ्रॉम द रैली। और इसी रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वो यस एंड नो या ब्लैक एंड व्हाइट के जैसे क्लैरिटी में नहीं होता है। देयर विल बी अ ग्रे एरिया, और वो ग्रे एरिया आपको ये बताता है कि व्हाट आर द रिस्क यू आर विलिंग टू टेक to capitalize on the reward which is expected or which is anticipated from that particular opportunity or from the market. So coming back to our discussion, presently यहाँ पर जो स्टॉक है वो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है, और यहाँ पर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके रैली फिर से रिज्यूम करता है या सपोर्ट को ब्रेक करके एक करेक्शन ट्रिगर करता है, दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। और अभी के लिए अगर आप L&T का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि प्रेजेंटली प्रोमोटर्स का होल्डिंग कंपनी में 66.03% है, यहाँ पर FIS का होल्डिंग 6.66% है, DIS का होल्डिंग 15.33% है, और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 11.99% के आसपास है। लेकिन अगर आप लास्ट 5 क्वार्टर्स में पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग पहले 16.27% था, वहां से ये नेक्स्ट क्वार्टर में रिड्यूस होकर 15.01% हो जाता है, उसके बाद ये 13.55%, उसके बाद 13.15% और अभी 11.99% हो जाता है। यानी लास्ट 5 क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में क्या हुआ है, पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है, और जो पब्लिक ने बेचा है उसको FIS और DIS दोनों ने खरीदा है, क्योंकि 5 क्वार्टर पहले FIS का होल्डिंग 5.3% के आसपास था जो अभी बढ़ के 6.66% के आसपास पहुंच गया है, और हर क्वार्टर में FIS का जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ा है। एंड सिमिलरली DIS का होल्डिंग 5 क्वार्टर पहले अबाउट 12.17% के आसपास था, अभी ये 15.33% के आसपास है, और हर क्वार्टर में DIS का होल्डिंग जो है वो लगातार बढ़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक और यहाँ पर पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्रेजेंटली आप देखोगे तो कंपनी का जो PE रेशियो है वो अबाउट 25.7 के आसपास है, और इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है वो अबाउट 19 के आसपास है। यानी इंडस्ट्री PE और स्टॉक का जो PE रेशियो है उनके बीच में उतना बड़ा डिफरेंस कुछ है नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर एंटिसिपेटिंग और ट्राइंग टू एंटिसिपेट द इंटेंसिटी ऑफ द करेक्शन। एंड ऑल्सो जब भी हम NBFCs के बारे में बात करते हैं या बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर वैल्यूएशंस गेज करने के लिए जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है कंपेयर टू PE रेशियो, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो जो होता है वो बैंकिंग और NBFCs में ज्यादा रेलेवेंट होता है। और ये क्यों रेलेवेंट है इसको हमने पहले के वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है, अगर आप चाहे तो उन वीडियोस को जाके रेफर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो L&T फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो अबाउट 2.75 के आसपास है, और इसी वैल्यू को अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बजाज फाइनेंस जो कि NBFCs का गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू जो है वो अबाउट 5.59 के आसपास है, श्रीराम का अबाउट 3.19, मुथूट फाइनेंस का 5.06, टाटा कैपिटल का अबाउट 3.95, चोलामंडला इन्वेस्टमेंट्स का अबाउट 5.27, SBI कार्ड्स का अबाउट 5 और L&T फाइनेंस लिमिटेड का अबाउट 2.75 के आसपास। यानी यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी L&T फाइनेंस जो है वो टॉप प्लेयर्स के कंपैरिजन में सबसे नीचे आता है या इस मैट्रिसेस के वैल्यूएशन पे सबसे कम आता है। और इन्हीं एग्जैक्ट पैरामीटर्स को हमने जनवरी 2025 के आसपास भी डिस्कस किया था, और इसीलिए वहां पर ये एंटिसिपेशन किया गया था कि अभी RBI जब रेट कट करना स्टार्ट कर रहा है तो L&T फाइनेंस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफैक्टर हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस वेर रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड। क्योंकि अभी जो आप वैल्यूएशन देख रहे हो ये स्टॉक में 145% रैली होने के बाद के वैल्यूएशन पैरामीटर्स है, और ये रैली होने से पहले आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका वैल्यूएशन किस लेवल पे था। और इसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहे तो कुछ और कंपनीज भी है जहां पर पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है और ये होल्डिंग FIS और DIS के पास जा रहा है। जैसे कि अगर आप UPL लिमिटेड देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट 8 क्वार्टर से लगातार पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम हो रहा है। 8 क्वार्टर्स पहले मार्च 2024 में ये अबाउट 18.51% था, और उसके बाद कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में पब्लिक का जो होल्डिंग है हर क्वार्टर में कम हुआ है, और प्रेजेंटली ये होल्डिंग रिड्यूस होकर अबाउट 10.94% हो गया है। और ये होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक छोटा सा होल्डिंग ही यहाँ पर DIS के पास गया है, और एक बहुत बड़ा होल्डिंग यहाँ पर FIS के पास गया है, क्योंकि FIS का होल्डिंग जो पहले 33.64% था वो अभी बढ़ के 38.84 हो गया है, और DIS का होल्डिंग 15.33% से बढ़ के अभी 16.71% हो गया है। बीच में ये 18% के आसपास भी था, 18-19%। और करंटली अगर आप इस कंपनी का PE रेशियो देखेंगे तो वो अबाउट 25.2 के आसपास है, और इंडस्ट्री का जो PE है वो अबाउट 27.8 के आसपास है। यानी इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है। और उसके बाद अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो अभी प्रेजेंटली जो प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है,
जिसकी वजह से ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। बट रीसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन भी हुआ है, और करेक्शन होने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और पहले भी इस अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो प्राइस गिरा था, और गिरने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन का इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया। और अभी जब प्राइस गिरा है, अभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के आसपास है, यहाँ से भी अगर ये सक्सेसफुली बाउंस बैक करता है तो प्राइस फिर से अप ट्रेंड में रिज्यूम हो सकता है। अगर ये बाउंस बैक नहीं करता है, अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में भी चला जाए और प्राइस में करेक्शन भी हो। और उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग ट्रैक करना चाहे तो कुछ और कंपनीज भी है, जैसे कि बायोकॉन लिमिटेड है, और इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लगातार गिरा है फ्रॉम 19.74% टू 16.34%। लेकिन रीसेंट टाइम में जनवरी 2026 के क्वार्टर में पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 23.69% हुआ है, 16.34% से बढ़ के। तो ये क्यों हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पब्लिक होल्डिंग को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पर आपको दो कंपनीज दिखेंगे जिनका होल्डिंग 5.61% और 3.42% है, और उसके बाद एक और एंटिटी है जिसका होल्डिंग इस कंपनी में अबाउट 1.09% ऑफ द कंपनी होल्ड करता है। यानी पब्लिक होल्डिंग में जो ये बड़े कंपनी स्टेक होल्ड करते हैं, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो दैट स्टेक कम्स अप टू 10.18%, और इसको अगर हम पब्लिक होल्डिंग जो कि 23.69% है उससे माइनस करेंगे तो ये होल्डिंग आएगा अबाउट 13.51%। यानी इफेक्टिवली यहाँ पर जो एक्चुअल पब्लिक के पास जो शेयर्स है वो अबाउट 13.51% के आसपास है। यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट क्वार्टर में कितना था, ये 16.34% था ना पब्लिक होल्डिंग, वो अभी रेड्यूस होके और भी ज्यादा 13.51% हो गया है। यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में पब्लिक का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 3% फिर से कम हुआ है। और उसके अलावा कुछ सरकारी कंपनीज भी है जहां पर पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है, और वो होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास जा रहा है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग 65% के आसपास है, और प्रमोटर कौन है, प्रमोटर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार है, भारत सरकार है। और एफआईएस का होल्डिंग 4.54% है, डीआईएस का होल्डिंग 17.84% है, और पब्लिक का होल्डिंग अबाउट 12.63% है। और ये जो पब्लिक का होल्डिंग है, अगर आप इसको आप थोड़े टाइम पीरियड से देखेंगे, यानी दिसंबर 2024 के क्वार्टर से, यानी 5 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में यहाँ पर पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम हुआ है। पहले जो है होल्डिंग 16.55% था, वो अभी कम होकर 12.63% हो गया है। और ये शेयर्स किसके पास गए हैं, ये गए हैं एफआईएस और डीआईएस के पास, क्योंकि एफआईएस का होल्डिंग जो पहले 2.59% था वो अभी बढ़ के 4.54% हो गया है, और डीआईएस का होल्डिंग पहले जो 15.86% था वो अभी बढ़ के 17.84% हो गया। एंड ऑफ कोर्स जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक मेटल सेक्टर में काम करने वाला कंपनी है, और अभी मेटल सेक्टर या इन जनरल कमोडिटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रैली हो रहा है। कॉपर आप देख लो, सिल्वर आप देख लो, जो भी बाकी कमोडिटीज आप देख लो। और यूजुअली मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि अगर प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिरा हुआ है, पिटा हुआ है, डिस्काउंट पे है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वहां पर जो डाउनसाइड होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जब भी किसी सेक्टर में या जब भी प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रैली होता है, ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, तो वहां पर थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा स्मार्टर तरीके से एसेस करने की नीड होती है। तो ये बात फिलहाल के लिए आपको मेटल सेक्टर में ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और सरकारी कंपनी अगर आप देखना चाहें तो वो हो सकता है एनएचपीसी लिमिटेड, और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंटली प्रमोटर के पास यानी सरकार के पास अबाउट 67.4% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास अबाउट 10.39%, डीआईएस के पास अबाउट 10.31% और पब्लिक के पास अबाउट 10.77% है। और यहाँ पर एडिशनली गवर्नमेंट करके भी एक टैब है, और यहाँ पर गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट होल्डिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है, जो कि सरकारी कंपनी है, उसकी तरफ से भी यहाँ पर इस कंपनी में अबाउट 1.02% ऑफ द होल्डिंग है। और यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली पब्लिक होल्डिंग को देखेंगे तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो लास्ट 5 क्वार्टर्स में लगातार कम हुआ है। पहले जो पब्लिक का होल्डिंग दिसंबर 2024 में जो अबाउट 12.65% के आसपास था, वो हर क्वार्टर में कम होके अभी अबाउट 10.77% के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम एफआईएस को देखेंगे तो उनका होल्डिंग जो पहले 8.77% के आसपास था वो अभी बढ़ के अबाउट 10.39% के आसपास हो गया है। डीआईएस का होल्डिंग 10.04% से और थोड़ा बहुत बढ़ के 10.31% हुआ है। यानी यहाँ पर पब्लिक ने जो भी बेचा है उसको मेनली एफआईएस ने एब्जॉर्ब किया है। और इन सारे कंपनीज के अलावा ऐसे और 4-5 कंपनीज भी है जहां पर पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है और वो होल्डिंग एफआईएस और डीआईएस के पास जा रहा है। और उन कंपनीज का नाम मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से इन कंपनीज का नाम चेक कर सकते हैं और चाहे तो आगे उन्हें स्टडी भी कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस संडे को जो एआई का वर्कशॉप होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।